सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। 4 सर्कुलेशन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टरी, वेन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। 5वां सर्कुलेशन आज अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अयोर्टा। अयोर्टा नाम आते ही आपके दिमाग में पहला शब्द आ रहा है कि अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोर्टा के माध्यम से सप्लाई होगा। जैसा कि आपको पता है कि बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी के बारे में अपन बात करें तो वो अयोर्टा होती है। कहां से निकलती है, कैसे निकलती है, कौन कौन सी ब्रांचेज कौन कौन से ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, खासकर मेजर। देखिए माइनर लेवल पर आए तो सैकड़ों ब्रांचेज हैं जो अपन को पढ़नी है, नाम भी अलग अलग हैं, बट अपन यहां डिस्कस करेंगे मेजर ब्रांचेज। तो स्टार्ट करते हैं अपन 5वां पोर्शन, और उस 5वें पोर्शन का नाम है अयोर्टा। पार्ट नंबर 5। अयोर्टा। सर्वप्रथम यदि अपन इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि व्हाट इज द अयोर्टा, तो सिंपली इसका आंसर है इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एवरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके मेरे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसका नाम होता है अयोर्टा। अयोर्टा का ब्रांचेज या डिवीजन अपन देखें तो देखें इस तरीके से मार्क कर सकते हैं अपन। इट इज अवर हार्ट, ये अपना हार्ट है, ये डायफ्राम है, इससे पहले वाली जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी है, इसके बाद वाली जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी है। देन अपन बात करें पेल्विक कैविटी और लेग। अब अपन अयोर्टा के बाइफर्केशन की बात करते हैं। अयोर्टा का बाइफर्केशन किस तरीके से होता है। हार्ट हो गया जो आप सभी को पता है कि थोरेसिक कैविटी में होता है, डायफ्राम हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, पेल्विक कैविटी और देन लेग। यहां अपन बात करें यहां से निकलती है अयोर्टा और यह हार्ट के पीछे से जाती है ऊपर की साइड। यह हार्ट के पीछे से जाती है ऊपर की साइड इस तरीके से। फिर यहां जाने के बाद अयोर्टा एक चाप बनाती है इस तरीके से। फिर यहां से अयोर्टा नीचे आती है, ये अयोर्टा नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद यह डायफ्राम को भेदती है, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचती है। एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन को सप्लाई करने के बाद इसका बाइफर्केशन हो जाता है और यह लेग में चली जाती है, बोले तो 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती। तो सबसे पहले अपन अयोर्टा के पोर्शन के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले अपन अयोर्टा के पोर्शन के बारे में डिस्कस करें तो यहां से अयोर्टा एराइज हो रही है। एराइज होने के बाद यह अयोर्टा ऊपर की साइड जा रही है। यह अयोर्टा ऊपर की साइड जा रही है तो यह ऊपर की साइड जाने वाली अयोर्टा को अपन नाम देंगे असेंडिंग अयोर्टा। ये जो पर्पल कलर में अपन ने बनाई है ऊपर की साइड जाने वाली अयोर्टा को अपन नाम देंगे असेंडिंग अयोर्टा। असेंडिंग अयोर्टा इसके बाद एक चाप बना रही है। असेंडिंग अयोर्टा इसके बाद एक चाप बना रही है और ये जो चाप बन रहा है इसको अपन नाम देंगे आर्च ऑफ अयोर्टा। ये जो चाप बन रहा है इसको अपन नाम देंगे आर्च ऑफ अयोर्टा। तो अयोर्टा की पहली ब्रांच हो गई असेंडिंग अयोर्टा जो ऊपर की साइड जा रही है। इसके बाद हो गई आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा के बाद वह ब्रांच जो यहां डायफ्राम तक आ रही है, नीचे की साइड आ रही है, इसका मतलब ये डिसेंडिंग अयोर्टा होगी। अच्छा ये भी नीचे आ रही है तो ये भी डिसेंडिंग अयोर्टा होगी।
पर जो डायफ्राम से ऊपर है उसको आप नाम दोगे थोरेसिक अयोर्टा। डायफ्राम से जो ऊपर है उसको आप नाम दोगे थोरेसिक अयोर्टा, और डायफ्राम के नीचे है उसको आप नाम दोगे एब्डोमिनल अयोर्टा। अच्छा, दोनों ही डिसेंडिंग अयोर्टा है तो इसका नाम होगा थोरेसिक डिसेंडिंग अयोर्टा, थोरेसिक डिसेंडिंग अयोर्टा, और इसका नाम होगा एब्डोमिनल डिसेंडिंग अयोर्टा। तो इसके बाद ये जो तीसरा पोर्शन है इसका नाम होगा थोरेसिक अयोर्टा। ये जो ग्रीन कलर में अपन बना रहे हैं दैट इज द थोरेसिक अयोर्टा, थोरेसिक कैविटी में है। इसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगी डायफ्राम को भेदते हुए, और यहां पर इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसको अपन बोलेंगे एब्डोमिनल अयोर्टा। इसको अपन नाम देंगे एब्डोमिनल अयोर्टा, क्योंकि दोनों नीचे की साइड आ रही हैं। सो दैट्स वाई बोथ आर द डिसेंडिंग अयोर्टा। डिसेंडिंग अयोर्टा में पहली ब्रांच का क्या नाम हो गया? थोरेसिक अयोर्टा, और इसका क्या नाम हो गया? एब्डोमिनल अयोर्टा। और इसके बाद अयोर्टा दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती। इसके बाद अयोर्टा दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, और ये जो दो पार्ट इससे बनते हैं इनका नाम होता है इलियक आर्टरी। इलियक या इलायक आर्टरी, जो अपने लेग में जाकर सप्लाई करती। तो इस तरीके से आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है। ये अयोर्टा की अलग अलग ब्रांचेज हैं। इन अलग अलग ब्रांचों में से निकलने वाली छोटी छोटी आर्टरी का नाम अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अयोर्टा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो पर्पल कलर की अपन ने बनाई है इसको अपन किस नाम से जाने? तो ये जो पहली ब्रांच है इसको नाम देना चाहोगे आप ऊपर की साइड जाने वाली अयोर्टा, इसका नाम होगा असेंडिंग अयोर्टा। अब असेंडिंग अयोर्टा से कौन कौन सी ब्रांचें निकलती? असेंडिंग अयोर्टा से कौन कौन सी ब्रांचें निकलती हैं ये अपन को डिस्कस करना। इसके बाद ये जो रेड कलर में बनाया है, चाप बना रही है अयोर्टा, इसका नाम होगा आर्च ऑफ अयोर्टा। इसको अपन नाम देना चाहेंगे आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा के बाद ये जो ग्रीन कलर में अपन ने बनाया है ये नीचे की साइड जा रही है, सो दैट्स वाई इट इज द डिसेंडिंग अयोर्टा। नीचे की साइड जा रही है डिसेंडिंग अयोर्टा। इसको डायफ्राम से ऊपर अपन नाम देते हैं डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। उसके बाद ये जो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हुई है ये भी नीचे की साइड जा रही है, और नीचे की साइड जाने वाली अयोर्टा का क्या नाम है? डिसेंडिंग अयोर्टा। क्या नाम है? डिसेंडिंग अयोर्टा। और चूंकि यह एब्डोमिनल कैविटी में है और एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, तो इसको अपन नाम देंगे डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोर्टा। उसके बाद बाइफर्केशन हो गया, लेग में जाने वाली इन पर्टिकुलर ब्रांचों को नाम देंगे इलियक आर्टरी। राइट साइड में जाने वाली राइट इलियक आर्टरी हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में जाने वाली लेफ्ट इलियक आर्टरी हो जाएगी। राइट में राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट में लेफ्ट इलियक आर्टरी। तो कौन कौन सी ब्रांचों से अपन अयोर्टा को पढ़ेंगे ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा असेंडिंग अयोर्टा, इससे कौन कौन सी ब्रांच निकलने वाली। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आर्च ऑफ अयोर्टा, इससे कौन कौन सी ब्रांच निकलने वाली। इसके बाद डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। इसके बाद डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोर्टा, डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोर्टा, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इलियक आर्टरी। यह कौन कौन से पार्टों को सप्लाई करेंगी। तो दैट इज द डिवीजन ऑफ अयोर्टा। इज दैट क्लियर? अब यहां से अपन आगे डिस्कस करें उससे पहले एक सिंपल वे में आपको बता दूं।
आपके मेरे शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं जिनको अपन को सप्लाई करना है। तो देखें, यहां से बनाएं अपन। ये सबसे पहले अपना हेड हो गया, ये अपना हेड हो गया, ये अपनी गर्दन बोले तो नेक हो गया। नेक के बाद यहां अपन चर्चा करें तो ये थोरैक्स और एब्डोमेन हो गया। ये थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करने वाला एक मसल हो गई जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर है थोरेसिक कैविटी और नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। सर बन गया, गर्दन बन गई, थोरेसिक कैविटी दिख रही है, एब्डोमिनल कैविटी दिख रही है, हाथ तो दिख ही नहीं रहे। ये अपर लिम्ब हो गया राइट वाला, ये अपर लिम्ब हो गया लेफ्ट वाला, ये अपर लिम्ब हो गए। इसके बाद आगे अपन बात करें तो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन, यहां पर बोले तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोले तो पेल्विक कैविटी, और ये लोअर लिम्ब हो गए, दैट इज द लोअर लिम्ब। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम को एक साथ देखें आप। ये डायग्राम हो गया आपके मेरे शरीर का, कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनको अपन को सप्लाई करना है। मेजर पार्ट दैट इज अवर हेड और नेक। देखें, एक तो पोर्शन ये है जिसको अपन को सप्लाई करना है, बोले तो हेड एंड नेक को सप्लाई करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको, हेड एंड नेक को सप्लाई करना है। अच्छा, यहां भी सप्लाई करना है, बोले तो अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। अब चूंकि यहां बाइफर्केशन करना पड़ेगा अपन को, देखो हेड एंड नेक को भी दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे अपन। ये वाला तो हो गया राइट हेड एंड नेक और ये वाला हो गया लेफ्ट हेड एंड नेक। इधर वाला राइट हेड एंड नेक और उधर वाला लेफ्ट हेड एंड नेक। ये राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब। अब ध्यान रखना है, दोनों साइड ही डिवीजन होगा। जब राइट हैंड को सप्लाई होगी तो लेफ्ट हैंड को भी सप्लाई होगी। आगे बढ़े आप, ऊपर से नीचे तक डिवीजन कर रहे हैं अपन, दो हिस्सों में बांट रहे हैं। राइट हेड एंड नेक यहां से यहां तक, फिर राइट हेड एंड नेक, लेफ्ट हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब। आगे बढ़े, थोरेसिक कैविटी, कौन कौन से ऑर्गन इसमें आते हैं। थोरेसिक कैविटी में आपको पता है ईसोफेगस आती है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आती है, लंग्स आता है, हार्ट आता है, वर्टिब्री आती हैं, इंटरकोस्टल मसल आती हैं। ये सारा का सारा पार्ट थोरेसिक कैविटी में आता है। देखो, ईसोफेगस यही है, लंग्स है, हार्ट है, इंटरकोस्टल मसल है, रिब्स है और बैक साइड में वर्टिब्री है। ये सारे के सारे पार्ट कहां हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर है। थोरेसिक कैविटी से नीचे जाओ, यहां स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ये एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक हो गया सबसे पहले, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। उसके अलावा पेनक्रियाज भी होता है स्टोमक के पीछे, इसको भी तो ब्लड चाहिए। जीआईटी ऑर्गन की बात हो रही है, पेनक्रियाज होता है।
इसके अलावा यहां लीवर होता है, गॉल ब्लेडर होता है। एब्डोमिनल कैविटी में लीवर और गॉल ब्लेडर। उसके अलावा अपन बात करें तो किडनी होती है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, किडनी यूरिनरी ब्लेडर होता है। उसके अलावा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो भी इसका पार्ट माने जाते हैं। तो देखें यहां एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लेडर, उसके अलावा स्प्लीन, गॉल ब्लेडर के अलावा यहां स्प्लीन, देन किडनी, यूरिनरी ब्लेडर, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। यानी इन सबको ब्लड सप्लाई करना है अयोटा के माध्यम से। तो देखो ब्लड सप्लाई करना है, सबसे पहले तो अपन बात करें राइट हेड एंड नेक, लेफ्ट हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब। फिर थोरेसिक कैविटी में आ जाओ। देखो थोरेसिक कैविटी में सप्लाई करने वाली ब्रांचों का नाम, ईसोफेगस को वो सप्लाई करे ईसोफेजियल आर्टरी, इंटरकोस्टल मसल को इंटरकोस्टल आर्टरी, वर्टिब्री को वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये यहां आर्टरी हो जाएंगी। लंग्स को भी सप्लाई होगी, देखते हैं कौन सी। फिर डायफ्राम को सप्लाई करने वाली फ्रेनिक आर्टरी, डायफ्राम को सप्लाई करने वाली फ्रेनिक आर्टरी। स्टोमक के लिए गैस्ट्रिक आर्टरी होगी। पेनक्रियाज के लिए चलो पेनक्रियाटिक आर्टरी मान लो, अभी कुछ देर के लिए मान ले पेनक्रियाटिक आर्टरी। स्प्लीन के लिए स्प्लेनिक आर्टरी, लीवर गॉल ब्लेडर हेपेटिक आर्टरी, किडनी के लिए रीनल आर्टरी और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के लिए गोनेडल आर्टरी। मेल में जिसका नाम है टेस्टिकुलर आर्टरी और फीमेल में जिसका नाम है ओवेरियन आर्टरी। इनको सप्लाई करने के बाद यहां बाइफर्केशन हो जाएगा, इलियक आर्टरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इलियक आर्टरी बन जाएगी। तो ये कॉमन नाम है जो अभी अपन पढ़ेंगे तो आने वाले। इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहां आपने दिमाग लगा लिया तो 100% एक एक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई आपके दिमाग में इस तरीके से फिक्स हो जाएगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो यहां अपन सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, जिन जिनको अपन को पूरे शरीर की ब्लड सप्लाई हो गई। देखो राइट हेड एंड नेक, लेफ्ट हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, देन ऑर्गन टू द थोरेसिक कैविटी। जो नाम है वही आर्टरी होगी, जो नाम है वही आर्टरी होगी। देन डायफ्राम, देन ऑर्गन टू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या है? देन पेल्विक कैविटी, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और लोअर लिम्ब। और कौन से हो गए? लोअर लिम्ब। अब इनको सप्लाई करने वाली आर्टरी कहां है? अयोटा की कौन सी ब्रांचों से निकलेंगी, ये अपन को पढ़ना है। फॉर मीनिंग ऑफ दिस, असेंडिंग अयोटा से क्या निकलेगी? आर्च ऑफ अयोटा से क्या निकलेगी? डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा से क्या निकलेगी? डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा से क्या निकलेगी? तो ये सारी की सारी जो अपन नाम ले रहे हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, हेड एंड नेक के लिए कौन सी आर्टरी, अपर लिम्ब के लिए कौन सी आर्टरी, एक तो इनका नाम क्या होगा और ये कहां से निकलेंगी, ये अपन को डिस्कस करना है। तो ये वोल बॉडी की इस तरीके से सप्लाई पढ़ेंगे अपन। राइट हेड एंड नेक, लेफ्ट हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, देन थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन, देन एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन, देन लोअर लिम्ब और पेल्विक कैविटी। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन अयोटा की ब्रांचेज। देखिए ब्रांचेज में सबसे पहले अपन बात करें, क्या पढ़ा है अपन ने पढ़ा है कि जो अयोटा निकलती है, जो अयोटा निकलती है वह सबसे पहले अपर साइड में जाती। अपर साइड में जाने वाली इस अयोटा का नाम होता है असेंडिंग अयोटा। अपर साइड में जाने वाली इस अयोटा का नाम होता है असेंडिंग अयोटा। सबसे पहली ब्रांच का अध्ययन कर रहे हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें से आपके लिए बनने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, एग्जाम में आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलेगा जो लास्ट लेक्चर में पूछे भी थे अपन ने।
पहला क्वेश्चन, असेंडिंग अयोटा से निकलने वाली ब्रांच की संख्या है 1, 2, 3 या 4। कितनी ब्रांचेज असेंडिंग अयोटा से निकलती हैं? पहला क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है असेंडिंग अयोटा से केवल और केवल एक ब्रांच निकलती। असेंडिंग अयोटा से निकलने वाली ब्रांच का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। असेंडिंग अयोटा से एक ब्रांच निकलती है, इस पर्टिकुलर ब्रांच का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहला पॉइंट तो ये जो पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी होती है, यह आगे चलकर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो यहां अपन डील करें, ये जो कोरोनरी आर्टरी निकलती है यह हार्ट को सप्लाई होगी, ये बात तो निश्चित है। कहां से निकल रही है? ये असेंडिंग अयोटा से निकल रही। कहां से निकल रही है? ये असेंडिंग अयोटा से निकल रही है। जैसा कि आप सारे साथी जानते हैं कि हार्ट की 3 लेयर होती। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम एंडोकार्डियम, बीच वाली लेयर का नाम मायोकार्डियम और बाहर वाली लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। देखो क्वेश्चन है मेरा कि ये जो कोरोनरी आर्टरी आगे जाएगी यह कौन सी लेयर को सप्लाई करेगी? तो आप सारे के सारे साथियों को ज्ञान है कि हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथीलियम जो होती है, एंडोकार्डियम, वो एंडोथीलियम एपिथीलियम टिश्यू से मिलकर बनी। चूंकि सीधा ही ब्लड इसमें आ रहा है, चाहे इधर वाले चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड हो, इधर वाले में ऑक्सीजनेटेड हो, बट ब्लड तो आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड है तो भी क्या हुआ? ऑक्सीजन तो है उसमें, ऐसा थोड़ी है ऑक्सीजन 0 है। 14 ml है, पढ़ा है अपन ने। इसका मतलब जो ब्लड यहां से अंदर से ही गुजरेगा, एंडोकार्डियम को जो ब्लड चाहिएगा वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो चीजें एंडोकार्डियम को चाहिए, खाना पीना, वो एंडोकार्डियम खुद ग्रहण कर लेगी, इसको सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो एंडोकार्डियम को तो ब्लड चाहिए ही नहीं, क्योंकि एंडोकार्डियम तो ब्लड में डूबी हुई है। वही वाली बात हो गई कि यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि मेंढक पानी कहां से पीता है, तो मेंढक तो भैया पानी में ही रहता है, मेंढक तो पानी में ही रहता है। सेम उसी तरीके से एंडोकार्डियम को कौन ब्लड सप्लाई करता है? एंडोकार्डियम में तो खुद ब्लड जा रहा है, एंडोकार्डियम से निकल रहा है, तो जो एंडोकार्डियम को चाहिए वो ब्लड से रिसीव हो जाता है। तो एंडोकार्डियम को तो ब्लड नहीं चाहिए, इसके लिए कोई आर्टरी नहीं होती है। सबसे अंदर वाली लेयर की बात कर रहा हूं। एंडोकार्डियम को ब्लड नहीं चाहिए, इसके लिए कोई भी आर्टरी नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करें दूसरी लेयर, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को ब्लड चाहिए होता है और मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है केवल और केवल कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी है यह आगे चलकर बाइफरकेट हो जाती है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड को ब्लड सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इससे कई ब्रांच बनती हैं। एक ब्रांच, मेजर ब्रांच को नाम देते हैं अपन LAD। क्या नाम देते हैं? LAD। ये जो ब्रांच है इसका नाम है LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली सरफेस को सप्लाई करती है, और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेज निकलती हैं, उसके अलावा डिसेंडिंग ब्रांचेज निकलती हैं। तो यहां पर सिंपल वे में समझ रहे हैं अपन, कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर दो ब्रांचों में बट गई, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यह केवल और केवल नीली वाली पट्टी में जा रही है, बोले तो केवल मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रही है। अच्छा, एंडोकार्डियम को कौन? जरूरत नहीं है भैया,
मायोकार्डियम को कौन, कोरोनरी आर्टरी, मस्कुलर लेयर है मायोकार्डियम, कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है अपने शरीर की। इसमें ब्लॉक आ गया तो मायोकार्डियम खत्म हो जाएगी, बीमारी का नाम है मायोकार्डियल इंफाक्शन। बचा क्या, पेरिकार्डियम, ग्रीन वाला पेरिकार्डियम। इसको ब्लड सप्लाई क्या कोरोनरी आर्टरी करती है, नहीं करती। कौन करता है जी, अभी नाम आ जाएगा, आगे अपन बढ़ेंगे तो नाम आ जाएगा। अभी के लिए याद रख लो, कोरोनरी आर्टरी केवल और केवल मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है, केवल और केवल मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। असेंडिंग अयोर्टा से निकलने वाली सबसे पहली ब्रांच का नाम है कोरोनरी आर्टरी, एंड कोरोनरी आर्टरी ओनली सप्लाई द ब्लड टू मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। केवल और केवल मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है, एंडोकार्डियम को जरूरत नहीं है। पेरिकार्डियम को दूसरी आर्टरी करती है। कहां से आती है, अभी आगे आ जाएगा। कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर दो ब्रांचों में बढ़ती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो पर्टिकुलर राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती, जैसे यहां पर समझे इसको दोबारा से, ये कोरोनरी आर्टरी का डिवीजन हुआ, राइट कोरोनरी आर्टरी और इधर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसका नाम हो गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर कई ब्रांचों में बढ़ती है। इससे जो मेजर ब्रांच निकलती है, उस मेजर ब्रांच का नाम है LAD। देखो लेफ्ट है, ये लेफ्ट लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी LAD, लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी LAD। देखो लेफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेफ्ट है, डिसेंडिंग बोले तो अपर साइड में जाके फिर नीचे आती है, और यह ब्लड सप्लाई करती है खासकर लेफ्ट एट्रियम को। यह किसको ब्लड सप्लाई करती है, आंसर है लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम में भी एंटीरियर साइड में जाती है, तो देखो दो सरफेस है, इसको देखें, ये एंटीरियर और इसके बैक वाली जो मुझे दिख रही है वो पोस्टीरियर, तो एंटीरियर सरफेस को करती है। लेफ्ट एट्रियम की एंटीरियर सरफेस को ब्लड सप्लाई करती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको यहां। सबसे पहली चीज, इस कोरोनरी आर्टरी में बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी एराइज कहां से हुई, कोरोनरी आर्टरी एराइज कहां से हुई, आंसर है असेंडिंग अयोर्टा से। देखो हार्ट पंप करता है, इस चीज को गौर से समझना। ये एक बड़ा पाइप है, ये एक बड़ा पाइप है, इधर से मोटर ने पंप किया, इस बड़े पाइप में से पानी गुजरेगा, मोटर का प्रेशर बना, बड़े पाइप में से पानी गुजरेगा। अच्छा, इसमें एक बारीक सा छेद कर दिया जाए और एक छोटा पाइप जोड़ दिया जाए, बारीक सा छेद कर दिया जाए, छोटा पाइप जोड़ दिया जाए, तो पानी मैक्सिमम तो इस बड़े पाइप में जाएगा, मैक्सिमम तो बड़े पाइप में जाएगा, थोड़ा सा छोटे पाइप में भी आएगा, जो अपन ने जोड़ा है थोड़ा सा छोटे पाइप में भी आएगा जब मोटर चलेगी। अगर मोटर को रोक दो, मोटर को रोक दो,
तो जो पानी इसमें पड़ा हुआ है बड़े पाइप में, ये भरा हुआ है बड़ा पाइप, अब मोटर रुकने के बाद बताओ इसमें जो पानी पड़ा हुआ है वो छोटे पाइप में जाएगा? पानी जो पड़ा हुआ है वो छोटे पाइप में जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मोटर से एक पाइप जोड़ा हुआ है, मैंने मोटर को चलाया तो तेजी से पानी बड़े पाइप में जा रहा है, हां थोड़ा बहुत जा रहा है छोटे वाले पाइप में जो इससे जुड़ा हुआ है, पर मोटर को रोक दो और इसमें पानी पड़ा हुआ रहे तो धीरे धीरे करके किसमें जाएगा? छोटे पाइप में जाएगा। पड़ा हुआ पानी आगे भी जाएगा, छोटे पाइप में भी जाएगा। सेम इसी तरीके से हार्ट में दो इवेंट होते हैं, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है हार्ट ने पंप किया और ब्लड अयोटा में गया, हार्ट ने पंप किया और ब्लड अयोटा में गया। अच्छा, अयोटा में जाने के बाद, अयोटा तो बड़ा वाला पाइप है, थोड़ा बहुत अयोटा में जैसे ही जाएगा थोड़ा बहुत इसमें भी जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में भी जाएगा। उसके बाद हर्ट करेगा डायस्टोल। पहले सिस्टोल किया तो सारा का सारा मैक्सिमम ब्लड कहां गया? अयोटा में गया, इसमें गया। उसके बाद हर्ट करेगा डायस्टोल। जब हर्ट डायस्टोल करेगा इसका मतलब ब्लड नहीं आ रहा है हर्ट से, इसमें भरा हुआ है। तो जब हर्ट डायस्टोल करेगा तो इसमें जो भरा हुआ ब्लड है वो मैक्सिमम इसमें जाएगा, मैक्सिमम इसमें जाएगा। तो टोटल रेशो की अपन बात करें, जब हर्ट सिस्टोल करता है, जब हर्ट सिस्टोल करता है तो इसका मतलब पंप कर रहा है तो मैक्सिमम ब्लड असेंडिंग अयोटा में जाता है, इसमें केवल 20% जाता है। इसमें मैक्सिमम ब्लड कब जाएगा? कोरोनरी आर्टरी में मैक्सिमम ब्लड कब जाएगा? आंसर है जब हर्ट डायस्टोल करेगा। डायस्टोल के दौरान इसकी फिलिंग होती है लगभग 80%। डायस्टोल के दौरान इसकी फिलिंग होती है सॉरी लगभग 80%। तो यहां क्वेश्चन यह बनता है, कोरोनरी आर्टरी मैक्सिमम ब्लड रिसीव करती है सिस्टोल के दौरान, डायस्टोल के दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान या एक्सपिरेशन के दौरान? तो आंसर है डायस्टोल के दौरान। कितना परसेंट ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जा रहा है डायस्टोल के दौरान? 80%। सिस्टोल के दौरान केवल और केवल कितना परसेंट जाता है? आंसर है 20% जाता है। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? आंसर है केवल मायोकार्डियम को। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? केवल और केवल मायोकार्डियम को। कोरोनरी आर्टरी कहां से एराइज होती है? असेंडिंग अयोटा से। कोरोनरी आर्टरी कहां से एराइज होगी? असेंडिंग अयोटा से। असेंडिंग से कितनी ब्रांच एराइज होती है? 1 2 3 4। आंसर है 1। कौन सी? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर बाइफरकेट हो जाती है राइट और लेफ्ट। अब लेफ्ट वाली में क्वेश्चन सुने। देखो, जिन कैंडिडेट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल यहां डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने पर कभी यहां से रप्चर होगा तो यहां थ्रोम्बस बन जाएगा। अच्छा, इसमें कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन गया तो यहां से ब्लड सप्लाई बंद हो गई। कौन सी में थ्रोम्बस बना? LAD में। अच्छा, किसी में भी बन सकता है, राइट में भी बन सकता है, लेफ्ट में भी बन सकता है, बट यहां बना LAD में। LAD में थ्रोम्बस बनने से इसकी ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो गई। एंटीरियर वॉल या एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि LAD इसको सप्लाई कर रही है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में नेक्रोसिस हुआ, और नेक्रोसिस ज्यादा बढ़ता है तो क्या कहलाता है? इन्फाक्शन। नेक्रोसिस ज्यादा एरिया में फैलेगा तो क्या कहलाएगा? इन्फाक्शन। दैट इज द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के जितने भी केस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं उनमें 60% केसों में ब्लॉक यहां आया है। तो एक क्वेश्चन आता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में सामान्यतः कौन सी आर्टरी की ब्रांच में ब्लॉक आता है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी,
सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है LAD। को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दौरान सामान्यतः कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच अवरुद्ध हो जाती है? आंसर है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगला क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉमन साइट बताओ। जब ये वाली आर्टरी अवरुद्ध हो रही है तो कॉमन साइट ये होगी, यानी मैक्सिमम यहां पर इन्फार्क्शन बनेगा। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? द आंसर इज देयर। The answer is there. What is the right answer? Anterior surface of left ventricle. What is the right answer? The anterior surface of left ventricle. Is that clear? देखें सॉरी, कोरोनरी आर्टरी से कई सारे क्वेश्चन बन गए और शायद जिनका आंसर भी आपको समझ में आ गया, जिनका आंसर भी आपको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1, असेंडिंग अयोटा से कितनी ब्रांचें निकलती हैं? 1 2 3 4। आंसर इज 1, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोनरी आर्टरी कौन सी लेयर को ब्लड सप्लाई करती है? केवल मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम को, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम को, या तीनों लेयर को? आंसर है केवल मायोकार्डियम को, केवल मायोकार्डियम को। अगला क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी मैक्सिमम ब्लड रिसीव करती है हार्ट के सिस्टोल के दौरान या डायस्टोल के दौरान? आंसर है डायस्टोल के दौरान। 80% ब्लड डायस्टोल के दौरान रिसीव होता है। आपको पाइप वाला कंसेप्ट समझा दिया। बड़ा वाला पाइप मोटर से जुड़ा है, सारा पानी बड़े पाइप में जा रहा है, इससे छोटा पाइप जुड़ा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, पर मोटर को रोक दो और इसमें पानी भरा हुआ हो तो पानी ऑटोमेटिकली उसमें जाएगा। तो मैक्सिमम ब्लड कब जाता है? डायस्टोल के दौरान। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दौरान, MI के दौरान सामान्यतः कौन सी आर्टरी की ब्रांच में सर्वाधिक ब्लॉक आता है? आंसर इज LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पूरे हार्ट में बात करें तो कहां होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल की दो सरफेस है, एंटीरियर में होगा या पोस्टीरियर में? जब ब्लॉक LAD में आ रहा है तो एंटीरियर में होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? तो ये असेंडिंग अयोटा, उससे निकलने वाली ब्रांचेज, इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। केवल एक ब्रांच निकलती है। आगे बढ़े, इसके बाद आएगा आर्च ऑफ अयोटा। यहां एक क्वेश्चन और है जिसका जवाब अपन को देना है कि जो हार्ट की मसल है मायोकार्डियम, इनमें कभी थकान नहीं होती। इनमें कभी थकान नहीं होती, क्यों नहीं होती? इनमें कभी थकान नहीं होती, क्यों नहीं होती? इसका आंसर अपन को लेना है। मायोकार्डियम भी तो एक मसल है और अपने शरीर में भी मसल है, तो अपने शरीर की मसल में तो थकान होती है, और हार्ट को कितना ही काम में ले लो, यदि ब्लॉक नहीं है तो कभी थकान नहीं होगी। तो मायोकार्डियम की मसल में कभी भी थकान नहीं होती। वाई? ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछ चुका हूं और सारे क्वेश्चनों का आंसर धीरे धीरे करके आ रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर है कि हार्ट मसल में कभी थकान नहीं होती, क्यों नहीं होती? आंसर सुन ले आप। ये जो हार्ट की मसल होती है, इन हार्ट की मसल में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सेल का कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार है? तो सारे साथियों का आंसर है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? हार्ट मसल में।
हार्ट मसल में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सोचो, जब सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो सर्वाधिक एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अच्छा, बाकी मसल में क्यों थकान होती है? कभी आप खेलो बहुत दिनों बाद तो थकान होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। यहां लैक्टिक एसिड बनने की संभावना काफी कम है क्योंकि यहां मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हार्ट की मसल में थकान नहीं होने का कारण नंबर 1 कि इसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कारण नंबर 2, देखो यहां आपको हार्ट के स्वार्थी होने का पता चलेगा। यहां से निकली असेंडिंग अयोटा, और देखो असेंडिंग अयोटा से पहली ब्रांच निकली कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी ने खुद हार्ट को सप्लाई कर दिया। यानी यदि मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि हार्ट सबसे पहले किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो आंसर है अपने आप को। हार्ट सबसे पहले, यानी स्वार्थ तो यहां भी झलक रहा है। हार्ट सबसे पहले किसको ब्लड सप्लाई करता है? अपने आप को। असेंडिंग अयोटा से क्या निकल रही है? कोरोनरी आर्टरी, जो मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है। तो हार्ट या हार्ट मसल वह ऑर्गन है जिसमें सबसे पहले ब्लड सप्लाई होता है। यानी क्वेश्चन है हार्ट सबसे पहले किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो आंसर है खुद अपने आप को। फर्स्ट सप्लाई ऑफ ब्लड सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, तो रिच ब्लड सप्लाई हो गई यहां पर। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सबसे ज्यादा सप्लाई होता है, नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, इसमें नाम आता है लीवर किडनी का। हां, सबसे पहले सप्लाई होता है खुद हार्ट को, इसलिए थकान नहीं होती क्योंकि ब्लड ही है तो सब कुछ है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, फैट है, सब कुछ मिलेगा। अगला पॉइंट, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आपने शरीर की सेल को एनर्जी की आवश्यकता है, ग्लूकोज भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो सेल कौन से न्यूट्रिएंट को पकड़कर ऑक्सीडाइज करेगी? आपका आंसर है सर ग्लूकोज को। बात भी सही। क्वेश्चन आए कि सेल के भूखे होने पर सबसे पहले मेटाबोलाइज होने वाला न्यूट्रिएंट है जिससे इमीडिएट एनर्जी गेन होती है, तो आंसर है ग्लूकोज। परंतु यह आपको पता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज और 1 ग्राम फैट अगर तुलना करें, देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका होता है? ग्लूकोज का। सेल को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए किसका ऑक्सीकरण करेगी सेल? आंसर है ग्लूकोज का। पर यदि मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछूं 1 ग्राम ग्लूकोज और 1 ग्राम फैट में से किससे मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट होती है, ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो आंसर है फैट से। देखो इसका आंसर है 4 और इसका आंसर है 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट की अपन बात करें तो 9 मिलती है, इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी इससे मिलती है। तो बॉडी में जितनी मैक्सिमम सेल है वो एनर्जी के रूप में पहला सब्सटेंस काम में लेती है ग्लूकोज। पर हार्ट मसल बड़ी अजीब है, चूंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रचुर मात्रा में है, तो ये नंबर 1 पर ग्लूकोज की जगह एनर्जी के सोर्स के रूप में जिस सब्सटेंस को काम में लेती हैं उसका नाम है फैट। उसका नाम है फैट। फैट आर यूज्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट आर यूज्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी हार्ट मसल एनर्जी प्राप्त करने के लिए प्राइमरी सोर्स के रूप में कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का या विटामिन का। तो यहां आपका आंसर जाएगा फैट का। और चूंकि फैट का ऑक्सीकरण हो रहा है तो सर्वाधिक एनर्जी बन रही है, और जब एनर्जी का लिबरेशन होगा तो थकान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो आप और मैं यदि 6 महीने बाद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दौड़ लगा लें या एक्सरसाइज कर लें तो पूरे शरीर में दर्द होगा अगले दिन, पर हार्ट में अपने दर्द नहीं होता। तो शरीर में भी मसल है, हार्ट में भी मसल है, क्यों नहीं होता? इसका मतलब यह हुआ कि हार्ट मसल में कभी थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके लिए 3 कारण जिम्मेदार हैं। कारण नंबर 1, हार्ट मसल में सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। हार्ट मसल में सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इज दैट क्लियर? हार्ट पंप करने के बाद सबसे पहले अपने आप को ही ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट पंप करने के बाद सबसे पहले स्वयं अपने आप को ही ब्लड सप्लाई करता है, तो प्रचुर ब्लड मिलेगा। और हार्ट की मसल एनर्जी के रूप में सबसे पहले फैट का यूटिलाइजेशन करती है, जिससे मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट होती है, जबकि बॉडी की बाकी मसल या सेल एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसका यूटिलाइजेशन करेंगी? ग्लूकोज का। इन 3 कारणों की वजह से अपन बोल सकते हैं कि हार्ट की मसल में कभी थकान नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो शायद आपको ध्यान आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि जो लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको मिल चुका है। पढ़ रहे हैं अपन पार्ट 05 अयोर्टा। अयोर्टा को अपन ने डिवाइड कर दिया। असेंडिंग अयोर्टा एक ब्रांच कंप्लीट हो गई, कोरोनरी आर्टरी। आर्च ऑफ अयोर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा, डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोर्टा, और उसके बाद यहां पर इलियक आर्टरी निकलेंगी। ये बॉडी के ऑर्गन को समझा दिया। राइट हेड एंड नेक, लेफ्ट हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन, पेल्विक कैविटी और लोअर लिम्ब, इनको ब्लड सप्लाई करना। अपन ने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया अयोर्टा की पहली ब्रांच, जिसका नाम है असेंडिंग अयोर्टा। असेंडिंग अयोर्टा से कितनी ब्रांच निकल रही है? एक। क्या नाम है ब्रांच का? कोरोनरी आर्टरी। किसको सप्लाई कर रही है? मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ओनली एंड ओनली मायोकार्डियम ऑफ हार्ट को। कब ब्लड रिसीव करती है मैक्सिमम? ये ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट, हार्ट के डायस्टोल के दौरान। सबसे कॉमनली एमआई में कौन सी ब्रांच अवरुद्ध होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, LAD। Which of the following are most common site of myocardial infarction? The answer is anterior surface of left ventricle. Anterior surface of left ventricle। और हार्ट की मसल में कभी भी थकान नहीं होती। हां सही बात है, नहीं होती। अगर ब्लॉक है तो बात अलग है, अदरवाइज तो कितना ही दौड़ लो, भाग लो, एक्सरसाइज कर लो, इनमें थकान नहीं होती। कारण आपको बता दिए, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा सबसे पहले हार्ट खुद अपने आप को ब्लड भेजता है। तीसरा, एनर्जी के सोर्स के रूप में सबसे पहले किसका यूटिलाइजेशन होगा? फैट का। आया हुआ क्वेश्चन है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर यूज्ड बाय द हार्ट मसल एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? द आंसर इज फैट। इसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बाकी रह गया। ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, यह किसको ब्लड सप्लाई करेगी? राइट साइडेड ऑफ हार्ट। तो राइट साइड को सप्लाई कर रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, और यहां पर होते हैं एसए नोड और एवी नोड। सभी को पता है एसए नोड और एवी नोड कहां पर होते हैं? राइट एट्रियम में होते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन इनको ब्रॉड वे में। एसए नोड, एवी नोड कहां होते हैं? राइट एट्रियम में होते हैं। तो क्वेश्चन आए एसए नोड और एवी नोड की ब्लड सप्लाई। एसए नोड और एवी नोड को कौन सी ब्रांच ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी या लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। तो आंसर होगा राइट कोरोनरी आर्टरी। ऐसे नोड और एवी नोड को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्रांच का नाम है, आंसर है राइट कोरोनरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो कोरोनरी आर्टरी में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया। पहली ब्रांच असेंडिंग अयोर्टा पूरी हुई।
आ जाओ जी, इस पर क्या है? ये आर्च ऑफ अयोर्टा। क्या है ये? आर्च ऑफ अयोर्टा। तो आर्च ऑफ अयोर्टा को देखें आप, आर्च ऑफ अयोर्टा से कहां कहां ब्लड सप्लाई हो रहा है? ये ब्रांच हो गई आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा से हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई होता। आर्च ऑफ अयोर्टा से हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई होता है। और अपर लिम्ब को भी होता। आर्च ऑफ अयोर्टा से हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई होता है और अपर लिम्ब को भी होता है। दो पोर्शन है, राइट हेड एंड नेक, लेफ्ट हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब। हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू हेड एंड नेक। और जो अपर लिम्ब है, हाथों को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है सबक्लेवियन आर्टरी। हाथों को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है सबक्लेवियन आर्टरी। तो यदि सिंपल वे में समझें तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आर्च ऑफ अयोर्टा से हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई हो जाएगा और दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल वे में समझे तो इससे कितनी ब्रांच अराइज होनी चाहिए? 4। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। देखो, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट हेड एंड नेक में चली गई, राइट हेड एंड नेक को सप्लाई हो गई। राइट सबक्लेवियन आर्टरी राइट अपर लिम्ब में चली गई। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसका मतलब है आर्च ऑफ अयोर्टा तक यदि मैं बताऊं तो आपके हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई हो गया, दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई हो गया और साथ में हार्ट को ब्लड सप्लाई हो गया। क्या हार्ट को, सारे हार्ट को ब्लड सप्लाई हो गया? एंडोकार्डियम को जरूरत नहीं है, मायोकार्डियम को हां हो गया, पेरिकार्डियम को नहीं, अभी नहीं हुआ। हार्ट में पेरिकार्डियम अभी बाकी है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं हुआ। देखें, आर्च ऑफ अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच, आर्च ऑफ अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच, ये आर्च ऑफ अयोर्टा है। यहां से ब्रांच निकलेगी जो राइट अपर लिम्ब में चली जाएगी, यहां से ब्रांच निकलेगी जो राइट हेड एंड नेक में चली जाएगी। अच्छा, राइट अपर लिम्ब में जाने वाली राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट अपर लिम्ब में जाने वाली राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट हेड एंड नेक में जाने वाली राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट साइड में भी सेम ब्रांच होंगी, ये लेफ्ट हेड एंड नेक में जा रही है और ये लेफ्ट अपर लिम्ब में जा रही है। तो जो लेफ्ट हेड एंड नेक में जाएगी, इट इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इस वाली का नाम
लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यदि मैं आपसे कहूं टोटल कितनी ब्रांच हो गई, आंसर है कि सर 4 ब्रांच हो गई। बात भी सही है। राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, राइट हेड एंड नेक को, लेफ्ट हेड एंड नेक को तो 4 ब्रांच होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है, होती है केवल और केवल 3। ये जो अपन ने बनाया है इट इज द आर्च ऑफ अयोटा। ये जो अपन ने बनाया है इट इज द आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा से राइट साइड में 2 निकलनी चाहिए, परंतु 2 नहीं निकलती हैं, एक ही निकलती है और ये कॉमन ट्रंक निकलता है। इसका मतलब है टोटल ब्रांच 4 की जगह कितनी होती है, 3। ये जो राइट साइड में ब्रांच निकल रही है ये है अपर लिम्ब और हेड एंड नेक को जा रही है। तो ये जो मेजर ब्रांच निकल रही है, इस पर्टिकुलर मेजर ब्रांच को अपन नाम देते हैं राइट। अच्छा, हाथ में जा रही है, हाथ के लिए ब्रेकियो, हाथ के लिए ब्रेकियो। हेड एंड नेक में जा रही है, हेड एंड नेक के लिए सिफेलिक आर्टरी। यानी राइट साइड में 2 ब्रांचों की जगह एक ही ब्रांच निकलती है। होनी चाहिए 4 पर 4 ना होकर 3 ही होती है। तो आर्च ऑफ अयोटा से निकलने वाली टोटल ब्रांचों की संख्या बताओ। आर्च ऑफ अयोटा से निकलने वाली टोटल ब्रांचों की संख्या बताओ। आंसर है 3। राइट साइड में पहली ब्रांच राइट ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, और यह ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी आगे चलकर बाइफरकेट हो जाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो राइट अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करेगी, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो राइट हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करेगी। लेफ्ट साइड में 2 ब्रांचें निकलती हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो लेफ्ट हेड एंड नेक को सप्लाई करेगी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो लेफ्ट अपर लिम्ब को सप्लाई करेगी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आर्च ऑफ अयोटा। इसके बाद अयोटा नीचे की तरफ एंटर करती है, जिसको अपन डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा बोलते हैं। देन डायफ्राम को भेद के एब्डोमेन में एंटर करती है, जिसको अपन एब्डोमिनल अयोटा बोलते हैं। देन बाइफरकेट होके इलियक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां तक मेरे हिसाब से अपन जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उस पोर्शन के अंदर ये 2 पोर्शन आपके कंप्लीट हुए। देखो ये 2 पोर्शन आपके कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो गया ये मैंने बता दिया। असेंडिंग अयोटा से कितनी ब्रांच? 1 ब्रांच। कौन सी? कोरोनरी आर्टरी। आर्च ऑफ अयोटा से कितनी ब्रांच? 3 ब्रांच। राइट ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब बचा क्या है? थोरेसिक अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा और इलियक आर्टरी, जिनको अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। ये आपका मेरा शरीर है। इस शरीर में इन चीजों की ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो गई। आपके हाथों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, आपकी नेक को भी पहुंच गया, आपके हेड को भी पहुंच गया, और हार्ट में केवल मायोकार्डियम को भी पहुंच गया। अभी तक की जो ब्लड सप्लाई पढ़ाई है वो ये है। हेड एंड नेक की ब्लड सप्लाई हो गई, किससे हो रही है? सबक्लेवियन आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। कहां से निकल रही है? आर्च ऑफ अयोटा से। हार्ट की मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई हो गई, किसने की? कोरोनरी आर्टरी ने। कहां से निकली? असेंडिंग अयोटा से। किस किस की बची है अभी ब्लड सप्लाई? कौन कौन से पोर्शन की ब्लड सप्लाई बची हुई है? थोरेसिक कैविटी की ब्लड सप्लाई बच रही है, एब्डोमिनल कैविटी की ब्लड सप्लाई बची हुई है, पेल्विक कैविटी की ब्लड सप्लाई बची हुई है, और लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई बची हुई है। तो बाकी की ब्रांच और उनसे निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचें अभी बची हुई है।
चूंकि टाइम ओवर हो चुका है और अभी इस सब को पढ़ा जाना पॉसिबल नहीं है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से देख लें, तो पार्ट नंबर 5 अयोटा, ब्रांचेज ऑफ अयोटा, ऊपर जाने वाली असेंडिंग अयोटा, चाप बनाने वाली आर्च ऑफ अयोटा, नीचे जाने वाली डिसेंडिंग अयोटा, जो दो हैं थोरेसिक कैविटी में थोरेसिक अयोटा, देन एब्डोमिनल अयोटा। इसके बाद इलियक आर्टरी, तो ये 5 पोर्शन में बांट के पढ़ेंगे। 2 पोर्शन मैंने पढ़ा दिए, कौन कौन से, असेंडिंग अयोटा और आर्च ऑफ अयोटा। ये बॉडी के पोर्शन हैं जो रेड कलर से मार्क हो रहे हैं, इनकी ब्लड सप्लाई आपने पढ़ ली। ये असेंडिंग अयोटा में केवल एक नाम याद रखना है, कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करेगी। डायस्टोल के दौरान इसमें मैक्सिमम ब्लड आएगा। सबसे कॉमन जो ब्रांच में थ्रोम्बस बनता है LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और चूंकि थ्रोम्बस इसमें बनता है तो MI की कॉमन साइट कौन सी होगी, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट की ऐसे नोड AV नोड को कौन सप्लाई करेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट की मसल में कभी थकान नहीं होती, 3 कारण है, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे, हार्ट पंप करने के बाद खुद अपने आप को ब्लड भेजेगा, और यह एनर्जी के सोर्स के रूप में सबसे ज्यादा फैट का यूटिलाइजेशन करता है। और आर्च ऑफ अयोटा में अपन ने डिस्कस कर लिया कौन कौन सी ब्रांचें हैं, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, आगे बाइफरकेट हो गई, राइट सबक्लेवियन आर्टरी राइट अपर लिम्ब में जाएगी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट साइडेड हेड एंड नेक को सप्लाई करेगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट हेड एंड नेक में जाएगी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट अपर लिम्ब को सप्लाई करेगी। इज दैट क्लियर? अब अयोटा के बचे हुए ब्रांचेज को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो आई थिंक आपको टोटली समझ में आया, और ये बहुत यूजेबल चीजें हैं जो सारे के सारे सिस्टम में आपकी मदद करने वाली हैं। तो बचा हुआ अयोटा का पोर्शन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।